हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 साइंस की बुक का चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स का पार्ट 3। आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई थी कि ये चैप्टर मैंने कंप्लीट नहीं किया है। फिर आप लोग के कमेंट्स आए, कुछ बच्चों के मेल आए, तब फिर एकदम से ध्यान आया कि हाँ, ये वाला चैप्टर तो अधूरा ही रह गया था। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने इससे पहले यहाँ तक देख लिया था। एक्टिविटी 4 हमें देखनी है। एक्टिविटी 4 में क्या है ना बच्चों, देखिए ले लेते हैं ब्रश। एक्टिविटी 4 में है टेक अ डीप ब्रेथ, मतलब आपको गहरी सांस लेनी है। एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल, मतलब आप गहरी सांस लीजिए और लेकर के उसको थोड़ी देर के लिए रोक कर रखिए। फील योर चेस्ट बोन्स एंड द बैक बोन बाई जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट। फिर आपको क्या करना है, अपनी चेस्ट बोन, आपका जो चेस्ट होता है, आप देखिए ऐसे करा, आपको दिख नहीं रहा होगा है ना। तो देखिए आपको सांस भरनी है और फिर उसको थोड़ी देर रोक के रखना है। फिर अपनी जो चेस्ट बोन्स है उस पर हाथ ला के हल्का सा प्रेस करके देखना है। अपने चेस्ट के बीचों बीच प्रेस करिए और फील करिए। एंड बैक, अपने चेस्ट के आगे और पीछे की तरफ बिल्कुल जब सांस भरी हुई है आपने, तब थोड़ा सा दबा के देखिए। काउंट एज मैनी रिब्स, तो अपनी जो चेस्ट की बोन्स है ना, जिसको रिब्स बोलते हैं, उसको आपको काउंट करना है। तो ये देखिए ना, ऐसा दिखता है रिब केज। देखिए इस तरीके का रिब केज दिखता है। ऐसे से करके बैक से और आगे तक ये पूरा रिब केज आपका बना हुआ आ रहा होता है। तो आप लोगों ने काउंट करना है। ऑब्जर्व फिगर 8.10 केयरफुली एंड कंपेयर व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन्स, कि भाई आपको इस तरीके की कुछ कोई चेस्ट बोन फील हो रही हैं क्या। वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बेंड, हमने देखा कि देखिए किस तरीके से बेंड है ना, अलग तरह से गोल 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 बेंड है, घूमी हुई है। दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स। तो पीछे की जो आपकी बैक बोन है और आपकी चेस्ट बोन को देखिए, ये वाली आगे बैक बोन से लेकर के चेस्ट बोन तक इस तरीके से ये जॉइन होती है और एक बॉक्स जैसा बिल्कुल बना लेती हैं, है ना। दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स, दिस इज कॉल्ड द रिब केज। और इस तरीके का जो ये बॉक्स जैसा बना लेती है, इसको हम लोग रिब केज बोलते हैं। देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट। तो चेस्ट के, जैसे कि ये है चेस्ट, हर तरफ कितनी रिब केज हैं, 12। इधर भी 12 हैं और इधर भी 12 रिब केजेस होती हैं, मतलब सॉरी, रिब केजेस नहीं, रिब्स होती है। रिब केज तो पूरे के पूरे इसको ढांचे को कहते हैं। देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट। सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी लाइज प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केज। हमारी बॉडी के काफ़ी सारे जो हमारी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं, वो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स इसमें रिब केज में आराम से होते हैं, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो या फिर कोई शॉक की वजह से कुछ दिक्कत ना आए। इससे रिब केज हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। आस्क सम फ्रेंड्स टू टच देयर टोज विदाउट बेंडिंग देयर नीज। तो अपने कुछ फ्रेंड्स से कहिए कि आप उनके टोज, मतलब जो अंगूठा है ना, उसको वो टच करें अपनी नीज को बेंड किए बिना, मतलब घुटने बिना मोड़े। अपने फ्रेंड से कहिए कि वो अपने उसको टच करे, किसको, अपने अंगूठे को टच करे पैर के बिना घुटने को मोड़े। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड। आप उसकी नेक से, आप उसकी बैक से पूरे नीचे तक उसको एक फिंगर लेकर के जाइए। जो आप देखेंगे ना, उसकी नेक से लेकर के उसकी पीछे कमर तक एक लंबी सी आपको हड्डी सी दिखेगी। वो क्या होती है, वो होती है बैकबोन। ये देखिए आपकी गर्दन से स्टार्ट होकर आपकी नीचे कमर तक जाती है, ये बैकबोन होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। तो ये जो बैकबोन होती है ना, काफ़ी छोटी छोटी बोन्स से मिल करके बनी होती है, जिसको हम लोग वर्टिब्रे कहते हैं। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रे। तो जो बैकबोन होती है उसमें कितने वर्टिब्रे होते हैं, 33 वर्टिब्रे होते हैं बैकबोन में। द रिब केज इज जॉइंट टू दीज बोन्स। तो रिब केज जो हम लोगों ने देखा था ना, ये वाला रिब केज था, ये ऐसे करके नीचे वर्टिब्रे और बैकबोन से ऐसे जुड़ा हुआ होता है। मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद बोथ हैंड्स प्रेस टू द वॉल। अपने फ्रेंड से कहिए कि वो अपने दोनों के दोनों हाथ जो है दीवार से अड़ा करके खड़ा हो जाए। एंड आस्क हर टू पुश द वॉल, और वॉल की तरफ, मतलब ऐसे खड़ा हो आपका फ्रेंड, दोनों हाथ लगा करके दीवार पर, और दीवार को जैसे वो धक्का दे रहा हो। डू यू नोटिस 2 बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर्स आर। जहाँ पर कंधे होते हैं उसके बाहर की तरफ 2 हड्डियाँ निकली हुई होती हैं। क्या आपको अपने फ्रेंड के वो दिख रही हैं? दीज आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स। तो कंधे पे हमारे जो बोन्स होते हैं, अगर हम किसी चीज़ को आगे को धक्का दे रहे होते हैं तो पीछे से वो हड्डियां बाहर निकल जाती हैं। ऑफकोर्स जो पतले होते हैं उनकी ही दिखेगी, तो वो शोल्डर बोन्स होती हैं। केयरफुली ऑब्जर्व करिए फिगर 8.3 को।
सॉरी 8.13 8.13 को, जिसको हम लोग कहते हैं पेल्विक बोन्स। पेल्विक बोन्स जो हैं एनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक, जहाँ पर आप लोग बैठते हैं, जो आपके बटक्स होते हैं, आपके बैकबोन के नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, जो मतलब जैसे बटक्स होते हैं ना यहाँ पे ऐसे, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं पेल्विक बोन्स। तो ये पेल्विक बोन्स इस तरीके से दिखती हैं। द स्कल इज़ मेड अप ऑफ मैनी बोन्स। स्कल, हमारा जो सर होता है वो काफ़ी सारी बोन्स का बना होता है। इज़ मेड अप ऑफ मैनी बोन्स जॉइंट टुगेदर। हमारी जो खोपड़ी होती है, सर होता है, काफ़ी सारी हड्डियाँ मिल करके वो बनता है। इट एनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ बॉडी, ब्रेन। और जो स्कल होता है ना, हमारे ब्रेन को मतलब प्रोटेक्ट करने का काम करता है। वी डिस्कस्ड मैनी बोन्स इन जॉइंट्स ऑफ आर स्केलेटन। तो हमने काफ़ी सारे बोन्स और जॉइंट्स के बारे में देखा हमारे स्केलेटन के। स्केलेटन क्या होता है? हमारी बॉडी का जो हड्डियों का ढांचा होता है उसको हम लोग स्केलेटन बोलते हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी सारी बोन्स के बारे में देखा, और स्केलेटन में जो बोन्स होती हैं किस तरीके से वो जुड़ी हुई होती है वो सब हमने देखा। तो देयर आर सम एडिशनल पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन। स्केलेटन के कुछ एडिशनल और पार्ट्स भी होते हैं that are not as hard as bones and which can be bent। तो अब भी हमने देखा कि हड्डियां जो हैं वो आप मोड़ नहीं सकते इजीली, अगर उसमें कुछ मतलब गैप्स ना आ रहे हो। जैसे कि हमारे हाथ को हम मोड़ पाते हैं क्योंकि हमारे जो कोनी होती है, कोनी से आगे एक अलग बोन है, कोनी से पीछे एक अलग बोन है। बट कुछ ऐसी भी होती हैं हमारे स्केलेटन में हड्डियां जो मतलब हड्डियों के जैसे नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड, और जिनको आप मोड़ सकते हैं, उनको आप कहते हैं कार्टिलेज। तो फील योर ईयर, अपने कान पे हाथ रखिए। डू यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट दैट कैन बी बेंट। तो अपने कान को आप फील करिए हाथ लगा के, अभी देखिए आपको कोई हड्डी जैसा कोई बहुत ज़्यादा कैड़ा पार्ट दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा कुछ पतला पतला सा पार्ट दिख रहा है ना, जो मुड़ भी सकता है आसानी से। देयर डू नॉट सीम टू बी, मतलब ऐसा नहीं लगता ना वहाँ पे कोई बोन है। आप लोगों ने क्या कोई डिफरेंस देखा? डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन द ईयर लोब एंड द पोर्शन अबव ईयर लोब। ईयर लोब देखिए, ये जो होता है ना, ये ईयर लोब होता है, ये वाला नीचे वाला पार्ट ईयर लोब, और ऊपर वाला पार्ट, इसमें क्या कोई डिफरेंस है? ईयर लोब में तो कोई हड्डी है ही नहीं, और ऊपर की तरफ हमें कुछ थोड़ा थोड़ा हार्ड जैसा दिखता है। अपर पार्ट ऑफ ईयर कार्टिलेज, ये वाला कार्टिलेज होता है। डू यू फील समथिंग इन द अपर पार्ट्स ऑफ द ईयर दैट इज नॉट सॉफ्ट एज द ईयर लोब। तो ईयर लोब आपका जो नीचे वाला कान का पार्ट है, उससे ऊपर जो कान का पार्ट है वो थोड़ा हड्डी वाला होता है, वो इतना हार्ड नहीं होता आपकी हड्डियों की तरह, है ना। ये होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। तो कार्टिलेज तो आपके कान के अपर पार्ट में होता है और बॉडी के दूसरे थोड़े बहुत पार्ट और पार्ट्स में भी होता है। तो वी हैव सीन दैट आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स। आपका जो स्केलेटन है, हर ह्यूमन बीइंग का जो स्केलेटन है, उसमें कुछ बोन्स होते हैं, कुछ जॉइंट्स होते हैं, और कार्टिलेज भी इसमें होते हैं। यू कुड फील बेंट एंड मूव मैनी ऑफ देम। आप लोग काफ़ी सारे कुछ कार्टिलेज हो गए और जो जॉइंट्स हो गए, आप इनको फील कर सकते हैं, आप इनको मूव कर सकते हैं। तो एक ड्राइंग आपको बनानी है, ठीक है। सो वी हैव लर्नड अबाउट द बोन्स इन आवर बॉडी एंड अबाउट जॉइंट्स दैट हेल्प अस मूव इन डिफरेंट वेज। हम लोगों ने अपनी बॉडी के जॉइंट्स के बारे में देखा और किस तरीके से वो मूव कर सकते हैं, ये भी हमने देखा। व्हाट मेक्स द बोन्स मूव द वे दे डू। तो बोन्स जो हैं वो कैसे मूव कर पाती हैं जिस तरीके से वो मूव होती हैं, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। मेक अ फिस्ट विद वन हैंड। फिस्ट का मतलब होता है आप मुट्ठी को बंद करिए एक हाथ से। बेंड योर आर्म टू द एट द एल्बो एंड टच योर शोल्डर विद अ थंब। तो ऐसा क्या करना है, आप लोगों को मुट्ठी, पिक्चर तो इसमें दे नहीं रखी है इन्होंने, हाँ दे रखी, देखिए ये रहा। तो इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे आप लोगों ने अपने हाथ की मुट्ठी को बंद कर लिया है। फिर इस तरीके से अपना हाथ मोड़िए और ऐसे करके पूरा, जैसे कहते हैं ना बॉडी बना रहे हैं, बॉडी दिखा रहे हैं, इस तरीके से आप अपने हाथ को लेकर के आइए। फिर उसके बाद आप अपने हाथ को सीधा कर लीजिए। द टू मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन। तो दो तरीके की अलग अलग मसल्स जो हैं वो वर्क कर रही होती हैं आपके हाथ को मूव करने के लिए। तो इसमें यही बताया गया है। डू यू सी एनी चेंज इन द अपर आर्म। आप लोग जब अपने हाथ को कहते हैं ना मेरी बॉडी देखो, तो ऊपर की तरफ वो कैसे फूल जाता है ना। टच इट एंड द इट विद अदर हैंड। तो अपना हाथ को यहाँ पर टच करिए, यहाँ पर दूसरे हाथ से, तो आप लोग को थोड़ा हैवी सा लगेगा। ऑब्जर्व अ स्वेलन रीजन इन द अपर आर्म। स्वेलन मतलब होता है फूला हुआ, जो आपके अपर आर्म में, ये देखिए ये वाला क्या है ना, ये जो पार्ट होता है ये लोअर आर्म होता है, ये वाला ऊपर वाला अपर आर्म होता है। जब आप इसको ऐसे करके हाथ को मोड़ते हैं तो अपर आर्म फूल जाती है। तो ये क्या है, दिस इज अ मसल। द मसल बर्स्ट ड्यू टू कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन का मतलब होता है, देखिए क्या होता है ना, आपने अपना हाथ मोड़ा तो आपने अपने हाथ को सुकोड़ लिया। सुकोड़ लिया मतलब उसको आपने कुछ अंदर की तरफ खींच लिया ना, तो इसको कंट्रैक्शन कहते हैं। और अगर आपको अपने हाथ को सीधा कर देंगे ना, तो आपका हाथ रिलैक्स फॉर्म में आ जाएगा। जैसे आपका नॉर्मली हाथ रहता है रिलैक्स फॉर्म में, अपने ऊपर खींच लेते हैं तो वो होता है कंट्रैक्शन, है ना, और छोटी लेंथ में हो जाता है वो।
जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, खींच लेते हैं। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, फिर अपने नॉर्मल पोजीशन में आर्म को ले आइए। व्हाट हैपन टू द मसल, मसल के साथ क्या हुआ? इज इट स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड? यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन योर लेग व्हेन यू रन, वॉक और रन। तो जब आप वॉक करते हैं, रन करते हैं, तो भी ऐसे कॉन्ट्रैक्शन जैसे सिकुड़ जाती है मसल, ऐसा आप फील कर रहे होते हैं जब आप तेज़ भागते हैं या तेज़ वॉक करते हैं। व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड, जब मसल सिकुड़ जाती है, द मसल बिकम शॉर्टर, स्टिफर एंड थिकर, इट पुल्स द बोन। तो जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है, तो वो क्या करती है? वो छोटी हो जाती है, स्टिफ, थोड़ी कैडी सी हो जाती है, थिक, थोड़ी मोटी हो जाती है, और बोन को वो पुल कर रही होती है। मतलब मसल जब, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो शॉर्ट हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, थिक हो जाती है, और वो बोन को खींच रही होती है अपनी तरफ। मसल वर्क्स इन पेयर, मसल जो है ना वो पेयर में बिल्कुल वर्क करती हैं। व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट, जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है मतलब सिकुड़ती है, द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन। तो जैसे कि आपने मसल को इस डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट किया इस तरफ, तो बोन भी इस तरफ ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्स, तो मतलब दो पेयर होते हैं, ये वाली अगर कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये वाली मसल रिलैक्स कर जाएगी। टू मूव द बोन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, द रिलैक्स मसल कॉन्ट्रैक्ट टू पुल द बोन टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो अगर आपको बोन को यहाँ मूव करना है, पहले यहाँ करा था, फिर उसके बाद यहाँ मूव करना है बोन को, तो फिर मसल जो कि रिलैक्स थी, आराम से बैठी हुई थी, वो बोन को पीछे की तरफ खींच देगी। देखिए क्या हो रहा है ना, यहाँ पर ऐसा है कि मसल जो है वो हमेशा पेयर में वर्क करती है। जब एक मसल, ये वाली मसल सिकुड़ रही है ना, तो ये वाली मसल जो है वो दूसरी डायरेक्शन में रहेगी। अब ये वाली मसल जो सिकुड़ रही है ऐसे करके, ये बोन को भी इस तरफ खींचेगी। अब बोन को वापस इस तरफ जाना है, तो जो आराम से बैठी हुई मसल थी ना, ये बोन को दूसरी डायरेक्शन पे लेकर के जाती है। यही बात इसमें है बस, ठीक है। तो अ मसल कैन ओनली पुल, मसल जो है वो सिर्फ खींच सकती है। इट कैन नॉट पुश, मतलब धक्का नहीं दे सकती, खींच सकती है अपनी तरफ, दूसरी तरफ को धक्का नहीं दे सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। दस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन, तो मसल, दो मसल्स को, एक रिलैक्स रहेगी, एक धक्का देगी, और एक पहले वाली पोजीशन में रहेगी तो बोन को पीछे से खींच लेगी, है ना। तो मसल जो है हमेशा पेयर में वर्क करती हैं। मसल सिर्फ पुल कर सकती हैं, पुश नहीं कर सकती हैं, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। अब देखिए आगे, आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट, क्या मसल और बोन्स की हमेशा ज़रूरत होती है अगर आपको किसी जगह से मूव करना है तो? हाउ डू अदर एनिमल्स मूव, अगर मसल और बोन्स ही मूव करते हैं सिर्फ और सिर्फ, तो क्या दूसरे एनिमल्स कैसे मूव करते हैं? डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स, क्या सारे जानवरों के पास हड्डियाँ होती हैं? अर्थवॉर्म की क्या बात करें हम? और ए स्नेल, जो स्नेल होता है वो किस तरीके से मूव करता है? अर्थवर्म हो गया, स्नेल हो गया, ये कैसे मूव करते हैं, है ना। तो लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ मूवमेंट दैट इज द गेट ऑफ सम एनिमल्स। गेट होता है मूवमेंट, है ना, एक तरह से। तो देखते हैं गेट ऑफ मूवमेंट। अर्थवर्म की तो कोई हड्डी होती नहीं है ना, वो कैसे मूव करता है? तो एक्टिविटी 5 में एक अर्थवर्म को ऑब्जर्व करना है जो कि मिट्टी पर होता है गार्डन में, स्पेशली बारिश के टाइम पे तो मिल ही जाएगा। एक अर्थवर्म को उठाइए और उसको एक पेपर पर आप रख दीजिए, और फिर उसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करिए कि भाई अर्थवर्म किस तरीके से मूव कर रहा है। और फिर उसके बाद उसको एक ग्लास पर रख दीजिए, फिर जो एक स्लिपरी सरफेस हो वहाँ पर रख दीजिए। फिर अर्थवर्म कैसे मूव कर रहा है, वो पेपर पे कैसे मूव कर रहा था और एक ग्लास पे कैसे मूव कर रहा है, क्या दोनों सरफेसेस में कोई डिफरेंस है, और अर्थवर्म कहाँ पर ईजिली मूव कर पा रहा था। तो देखिए, द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स जॉइंट टुगेदर एंड टू एंड। तो अर्थवर्म की जो बॉडी है ना वो ऐसी रिंग्स जैसी होती है, वो काफ़ी सारी रिंग्स जुड़ करके ऐसा लगता है जैसे कि अर्थवर्म बना हुआ है। एन अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स, अर्थवर्म के पास कोई भी हड्डियाँ नहीं होती। इट हैज़ मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। तो अर्थवर्म के पास कोई भी बोन्स नहीं होती, हड्डियाँ नहीं होती हैं, सिर्फ और सिर्फ मसल्स होती हैं। मसल से ही वो कंट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है और आगे बढ़ता है। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जब अर्थवर्म मूव कर रहा होता है ना, तो वो अपना जो फ्रंट पार्ट होता है बॉडी का उसको आगे एक्सटेंड करता है, कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड। तो अर्थवर्म आगे वाला जो पोर्शन है उसको एक्सटेंड करता है, मतलब जैसे कि ये है अर्थवर्म, जब मूव करता है ना तो आगे वाला पोर्शन वो एक्सटेंड करता है मतलब आगे बढ़ाता है, और जो रियर यानी कि जो पीछे वाला पोर्शन है वो ग्राउंड से जो है वो जुड़े रहता है, फिक्स रहता है। देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड एंड रिलीजेस द रियर एंड। तो फिर उसके बाद वो फ्रंट एंड को फिक्स करता है, फिर
फिर मतलब पहले आगे वाले से मूव करता है, फिर सेकेंड टाइम पे पीछे वाले पार्ट से अपने मूव करता है। इस तरीके से अर्थवर्म आगे बढ़ता है। इट देन शॉर्टन्स द बॉडी एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड। तो पहले आगे ऐसे करके बढ़ता है और ये वाला पार्ट उसका पीछे वाला स्टिल रहता है। फिर वो आगे बढ़ गया, इतना आगे बढ़ गया, फिर अब आगे वाला पार्ट उसका स्टिल हो जाता है, पीछे वाला पार्ट आगे फिर धक्का देता है। इस तरीके से अर्थवर्म चलता है। दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो पहले पूरी अर्थवर्म की बॉडी थी, पहले आगे वाले पार्ट से मूव करा, फिर आगे वाले पार्ट से इतना मूव कर गया, फिर पीछे वाले पार्ट से धक्का दिया। तो ऐसे धीरे 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 करके अर्थवर्म मूव करता है। रिपीटिंग सच मसल एक्सपेंशंस एंड कंट्रैक्शन। तो अर्थवर्म कैसे मूव करता है? एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन से मूव करता है। मतलब पहले एक्सपैंड हुआ, आगे बढ़ा, फिर सिकुड़ा, और फिर सिकुड़ने से फिर वो और पीछे से धक्का लगा। तो अर्थवर्म कैन मूव थ्रू द सॉइल। इट्स बॉडी सेक्रीट अ स्लाइमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट। तो अर्थवर्म जो है मिट्टी पर आराम से मूव कर पाता है और उसकी बॉडी से एक स्लिमी SLIMY स्लिमी सा सब्सटेंस निकलता है, जिसकी वजह से अर्थवर्म अच्छे से आगे बढ़ पाता है। हाउ डज इट फिक्स पार्ट ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड। अब वो भाई किस तरीके से अपनी बॉडी को ग्राउंड से जोड़े रखता है अर्थवर्म। अंडर इट्स बॉडी इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिसल्स लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर। मतलब इसकी अर्थवर्म है ना, अर्थवर्म के ऐसे छोटे 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 नीचे ब्रिसल्स टाइप के होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने ग्राउंड से आराम से जुड़ा रहता है। द ब्रिसल्स आर कनेक्टेड विद मसल्स। तो ब्रिसल्स जो है वो मसल से कनेक्टेड होते हैं। द ब्रिसल हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड। ब्रिसल्स की वजह से वो ग्राउंड पे अच्छे से जम पाता है। द अर्थवर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। इट्स बॉडी देन थ्रो अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटीरियल दैट इट ईट। तो अर्थवर्म मिट्टी में से ही चीज़ें खाता है और फिर जो डाइजेशन के बाद वेस्ट होता है वो मिट्टी में गिरा देता है। इससे क्या होता है, अर्थवर्म ना बहुत ही अच्छी फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है सॉइल को, क्योंकि अर्थवर्म सॉइल में रहता है, मिट्टी की चीज़ें खाता है, फिर उसके बाद अपना अनडाइजेस्टेड फूड ही मिट्टी में बाहर फेंक देता है। उससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब सॉइल काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है और फार्मर के लिए वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो हमने अर्थवर्म के बारे में देखा, अब हम लोग देख लेते हैं स्नेल के बारे में। तो एक्टिविटी 6 में ऑब्जर्व अ स्नेल इन योर गार्डन। अपने गार्डन में आप एक स्नेल को ऑब्जर्व करिए, या फिर किसी फील्ड में भी आप इसको देख सकते हैं। स्नेल ऐसा होता है, बहुत ही छोटा सा होता है, इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसकी बैक पर। इट इज़ कॉल्ड द शेल। जो इसके बैक पर होता है ना, ऐसा मोटा सा भारी सा स्ट्रक्चर, इसको शेल कहते हैं। एंड इट इज़ द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल बट इज़ नॉट मेड ऑफ बोन्स। तो जो स्नेल का आउटर स्केलेटन होता है, भारी सा लगता है, ये स्केलेटन मतलब ढांचा, बट ये हड्डी का ढांचा नहीं होता है, हड्डी से नहीं बना होता है। द शेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोंग। तो देखिए स्नेल जो है ना, इसके ऊपर ही ये ढांचा होता है, ये हड्डी का तो नहीं बना होता है, और ये मूवमेंट में भी, आगे बढ़ने में भी कोई हेल्प नहीं करता है। स्नेल को ना इसको ढोना पड़ता है, बेचारा ढोते हुए चलता है इसको, इतने भारी से को। प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट। आप ग्लास प्लेट पर रखिए स्नेल को, बेचारा मूव ही नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद आप ऑब्जर्व करिए कैसे वो मूव कर रहा है आगे। फिर ये उसका जो थिक सा स्ट्रक्चर होता है ना, थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल में कम आउट ऑफ एन ओपनिंग इन द शेल। फिर जो शेल था ना, इसके अंदर से बाहर इसका मुंह निकलेगा। द थिक स्ट्रक्चर इज इट्स फुट मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल। नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट, द वेवी मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीन। इट इज़ मूवमेंट ऑफ स्नेल स्लो और फास्ट एज कम्पेयर टू द अर्थवर्म। तो देखिए अर्थवर्म जो है ना, वो ऐसा होता है, अर्थवर्म बहुत ही, मतलब अर्थवर्म स्नेल से तो फास्ट मूव करता है, स्नेल तो बहुत ही स्लो मूव करता है। ये जो है ना, ये देखिए, ये पीछे टेल अपना मुंह ऐसे अंदर घुसा लेता है, फिर उसके बाद उसको बाहर निकालता है, तो फिर आगे बढ़ता है, फिर अंदर घुसाता है, फिर पीछे से धक्का मारता है, फिर आगे बढ़ता है। तो ये स्नेल का मूवमेंट होता है। अब आती है कॉकरोच की बात कि भाई कॉकरोच कैसे चलता है। बर्ड के बारे में ना और स्नेक्स के बारे में ये हम लोग ना नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। इस वीडियो में क्योंकि बड़ी हो जाएगी ना फिर, तो कॉकरोच के बारे में देख लेते हैं और बर्ड्स से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो एक्टिविटी 7 में कह रहा है कि ऑब्जर्व अ कॉकरोच। एक कॉकरोच को आपको ऑब्जर्व करना है। कॉकरोचेस वॉक एंड क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। कॉकरोच जो है चल भी पाते हैं, दीवार पे भी चढ़ जाते हैं और उड़ भी पाते हैं। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। इनके पास क्या होते हैं, 3 पेयर होते हैं लेग्स के। देखिए, एक पेयर ये, दूसरा पेयर ये और तीसरा पेयर ये। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, दे हेल्प इन वॉकिंग, और इससे वो वॉक कर पाते हैं। द बॉडी इज कवर्ड विथ हार्ड आउटर शेल।
स्केलेटन, इनकी बॉडी जो है ना ये ऐसे करके स्केलेटन से कवर होती है। दिस आउटर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स जॉइंट टुगेदर एंड दैट्स परमिट देयर मूवमेंट। इनका जो बाहर वाला स्केलेटन होता है इसमें काफ़ी सारी प्लेट्स जैसी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, जिसकी वजह से ये लोग मूव कर पाते हैं। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, इनके 2 पंख होते हैं, अटैच टू द बॉडी बिहाइंड हेड, हेड के पीछे ना इनके पंख जैसे कुछ जुड़े हुए होते हैं। द कॉकरोचेस हैव डिस्टिंक्ट मसल, कॉकरोचेस के पास कुछ अलग टाइप की मसल्स होती हैं। दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग, जो इनके पैरों के पास होती है मसल्स, ये मसल्स इनके मूव करने के लिए हेल्प करती हैं। और द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन कॉकरोच फ्लाइज, और बॉडी इनकी पूरी की पूरी बॉडी में जो मसल्स होती है ना, वो जब इनको उड़ना होता है कॉकरोचेस को, तो बॉडी मसल्स इनकी हेल्प करती हैं उड़ने में। तो ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का वीडियो हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए। थैंक यू।